हरिओम। आप सभी आध्यात्मिक क्षेत्र में गहरी रुचि रखने वाले साधकों का जैन योगा प्राथमिक कोर्स के व्याख्यान क्रमांक 22 में मैं डॉक्टर रामनानी हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले के व्याख्यान में गए 4 व्याख्यानों से हम 10वें अध्याय पे चल रहे थे। 10वें अध्याय का जो शीर्षक था वो केंद्र तथा उसकी यंत्र रचना थी। तो जो लास्ट के व्याख्यान में हमने देखा कि किस प्रकार से अगर हम लोग जो भी बाहर से सांकेतिक आवेग आते हैं, कोडेड इम्पल्स आते हैं, उसको अगर प्रॉपर डिकोडिंग करेंगे तो हम अपनी परिणामी तीव्रता या रिजल्टेंट इंटेंसिटी को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और इस प्रकार से हमारा बैंक खाता जो नॉर्मली सामान्य होता है, और सामान्य बैंक खाता एक आदमी का होता है या तो जीरो या तो माइनस में। जो पैदा होता है उसकी परिणामी तीव्रता होती है, और जो मरता है उस समय उसकी परिणामी तीव्रता होती है, उसमें खास इजाफा होता नहीं है, तो या तो माइनस या तो जीरो होता है। लेकिन इस बैंक खाते को हम बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? सुधारात्मक तरीकों को इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी परिणामी तीव्रता को बढ़ा सकते हैं। और जब ये बैंक खाता कुछ प्रॉपर इकाइयां इकट्ठी कर लेता है, उसको कहते हैं 1.5 करोड़, तब वो रूपांतरित हो जाता है सामान्य से उसमें श्रेष्ठतर खाते में। सामान्य था जिसमें वो कुछ था ही नहीं बैलेंस, लेकिन अब वो इतनी इकाइयां उसने जमा की है, 1.5 करोड़ है ना, इकाइयां जमा कर दी है, तो उसको कन्वर्ट किया जाता है श्रेष्ठतर श्रेणी में। और फिर जब वो इसको बोलते हैं एक उच्च यूनिट, है ना, इसको क्या बोलते हैं, एक उच्च यूनिट, यानी एक उच्च यूनिट इज इक्वल टू 1.5 करोड़। तो 10,000 उच्च यूनिट जब जमा होते हैं, इसको कहते हैं 15,000 करोड़, है ना, इकाइयां, तब जाके वो बनता है एक जैन योगा यूनिट, एक जैन योगा यूनिट। और उस समय में हमारी कुंडलिनी शक्ति जो जागृत हो जाती है और वो सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर ट्रेवल करने लगती है। और जब वो ऊपर पहुंचती है, यानी हम और एक जेड यूनिट और इकट्ठा कर लेते हैं, यानी टोटल हमारे पास 2 जैन योगा यूनिट्स कलेक्ट हो जाती है हमारे शरीर में। इतनी एनर्जी, ऊर्जा हम जमा कर लेते हैं, तब हम पहुंचते हैं उस क्रिटिकल सर्टन स्टेज पे। और फिर क्रिटिकल सर्टन स्टेज के बाद भी 2 जैन योगा यूनिट्स और जब जमा करते हैं तो हम क्रॉस करते हैं नो मैंस लैंड को, और तब 4 जैन योगा यूनिट एक आदमी कलेक्ट कर सकता है सही अनुपात में। और जब 4 जैन योगा यूनिट कलेक्ट हो जाते हैं तो हमारा सेक्शन 2 भी क्या हो जाता है, खुल जाता है। और उसके बाद हम लोग 10 से 15 मिनट तक धारणा का अभ्यास कर सकते हैं, एकाग्रता का अभ्यास कर सकते हैं। इससे पहले नहीं, इससे पहले जो हम एकाग्रता का अभ्यास करने की कोशिश करते हैं वो ऐसा ही होता है कि हम IESM को करते हैं, फोर्स, कि किसी एक विषय को पकड़ के रखे और उसको ज़्यादा समय तक टिका के रखे, तो वो एकाग्रता का अभ्यास नहीं। जबकि सामान्य लोग इसी को एकाग्रता कहते हैं और सारा सर फोड़ते हैं इसके अभ्यास में, और कुछ फायदा उनको होता नहीं है। और उसके बाद जब और ये आगे बढ़ता है तो सेक्शन 3 यानी खंड 3, यानी उसको कहते हैं छठा सेंटर, यानी आपका पैरामेंटल सेंटर, और फिर 7वां सेंटर यानी सेक्शन 4 में होता है, वो भी धीरे धीरे खुल सकता है। और तब जाके जब आपका सेक्शन 2 भी खुल जाता है, तब जाके छठा केंद्र 7वें केंद्र से क्या करता है, मिलन करता है, और फिर दोनों क्या करते हैं, ये नीचे वालों केंद्रों की क्या करते हैं, मदद करते हैं। इस प्रकार से हम प्रगति कर सकते हैं। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और ये मेहनत हमको खुद ही करनी है। और वो सुधारात्मक तरीकों को जब हम अपनाएंगे तब जाके इतनी इकट्ठी कर पाएंगे ऊर्जा, जिससे हम इस अवस्था तक पहुंच सकते हैं। तो कैसे होगा आगे जाके का सफर, वो हमें 12वें चैप्टर में डॉक्टर सैल जी बताएंगे, जब सुधारात्मक तरीकों का हम अभ्यास करेंगे उसमें। लेकिन उससे पहले हम आगे जाते हैं 11वें अध्याय में, कि गैर मामूली बातों में मुक्त इच्छा का इस्तेमाल। आपको मैंने कहा था कि हम फोर्सफुली कोई करने की कोशिश करेंगे, जबरदस्ती करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें हम कामयाब नहीं होते हैं, विफल हो जाते हैं। लेकिन अगर हमको मुक्त इच्छा का इस्तेमाल कर पाएंगे तो हम बहुत सारी प्रगति हम कर पाएंगे, और वो प्रगति करेंगे तो हमें मुक्त इच्छा का इस्तेमाल करने को मौका मिलेगा। तो कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जिसमें हम लोग अपनी मुक्त इच्छा का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इस अध्याय में 11वें अध्याय में हमको सैर जी यहाँ पे बताने वाले हैं। तो इसकी शुरुआत ऐसे करते हैं कि एक ऐसी अवस्था है जो इतनी खुश, इतनी आनंददायक होती है कि उसके मुकाबले बाकी बची हुई जिंदगी बेकार है। कौन सी वो आनंददायक अवस्था है भाई? इतनी खुश, इतनी आनंददायक अवस्था कौन सी हो सकती है? उसके सामने सब कुछ बेकार है, वो है क्रिटिकल सर्टन स्टेज की बात कर रहे हैं। एक बड़ी कीमत का मोती खरीदने जैसा
जो कि एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी मर्जी से बेच देता है जो भी उसके पास है। एक बड़ी यानी कोहिनूर हीरा समझो आपने खरीदना है आपको, तो आपके पास जो भी संपत्ति आपने इकट्ठी की है, वो बुद्धिमान व्यक्ति बोलता है इसको मैं लुटा दूंगा, लेकिन वो मुझे क्या चाहिए, वो मुझे कोहिनूर हीरा चाहिए। और वो कोहिनूर हीरा है, वो आनंददायक अवस्था, वो है क्रिटिकल सर्टन स्टेज। ये वो अवस्था है जो हासिल की जा सकती है। इतना दिमाग में ध्यान में रखें, जैन योगी सभी साधक इस ध्यान में रखें कि अगर हम प्रॉपर तरीकों का इस्तेमाल करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि हम उसको हासिल कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए रोज रोज हमें खुद को चेक करना होगा, हमें रोज अपनी मेहनत बढ़ानी होगी और रोज हमारी प्रगति को देखना होगा, कितनी हम परिणामी तीव्रता को बढ़ा रहे हैं। यही आखिरी में क्वेश्चन दिया था इस चैप्टर के एंड में 10वें, कि हम रोज अपनी परिणामी तीव्रता को कितना बढ़ा रहे हैं, उसको आपको ध्यान देना है। तो इस प्रकार से अगर हम रोज ध्यान देते हैं और धीरे धीरे परिणामी तीव्रता को बढ़ाते जाते हैं तो वो दिन दूर नहीं होगा जब हम लोग उस क्रिटिकल सर्टन स्टेज तक पहुंच सकते हैं, यानी उसको हासिल किया जा सकता है इसी जन्म में, अगर हम कोशिश सतत करें तो। अभ्यास, क्या बोला था, अभ्यास सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, यानी जब अभ्यास हम दीर्घ काल निरंतर करते रहेंगे तो अवश्य उस अवस्था को हम हासिल कर सकते हैं। योगा में इस अवस्था तक पहुंचने के लिए कुछ टप्पे दिए गए हैं, और टप्पे किसी और ने नहीं दिए हैं, ये टप्पे हमारे पतंजलि मुनि ने ही दिए हैं, जो कि 8 टप्पे हैं, जिसमें आपको मालूम है अष्टांग योगा के 8 टप्पे हैं, जिसमें अंतिम 3 टप्पे होते हैं धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा इज इक्वल टू एकाग्रता, ध्यान इज इक्वल टू ध्यान यानी मेडिटेशन, और समाधि यानी तादात्म्य, जिसको कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन किसके साथ, उस परमात्मा के साथ, इस आत्मा का तादात्म्य यानी एक रूपता। एकाग्रता, धारणा को क्या कहेंगे, एक शब्द में एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन। ध्यान को क्या कहेंगे, मेडिटेशन यानी एक तानता, उसको कहते हैं। उसी एकाग्रता को लंबे समय तक खींचना। आपको मैंने बताया था कि सेक्शन 2 भी जब खुल जाता है तो हम 10 से 15 मिनट तक किसी एक विषय पर मन को एकाग्र करने के लिए सक्षम हो जाते हैं, लेकिन वही सेक्शन 3 जब खुल जाता है तब हम किसी एक विषय को और एकाग्रता को लंबा खींच सकते हैं। उसको कहते हैं एक तानता, यानी वही एकाग्रता जो 10-15 मिनट चल रही थी, अब हम उसको आधे घंटे तक क्या कर सकते हैं, ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। जब आपका क्या डेवलप होगा, सेक्शन 3 डेवलप होगा, और जब सेक्शन 4 डेवलप होगा तो आप फिर क्या समाधि अवस्था में जा सकते हैं, जो कि इनिशियली समाधि क्या होगी, बीज युक्त सबीज समाधि होती है, और बाद में वो कन्वर्ट हो जाती है निर्बीज समाधि, जहां पे जाने के बाद वापस आना इस संसार में जरूरी नहीं होता है। इस प्रकार से लास्ट 3 टप्पे हैं अष्टांग योगा। लेकिन इससे पहले के ये प्रगट टप्पे लिए जाएं, दूसरे टप्पों में महारत हासिल करना होगा। ये बात हमें भूलनी नहीं है। ज्यादा करके लोग जो जाते हैं सत्संगों में और जो गुरु लोग सिखाते हैं, ज्यादा करके वो बड़ी बड़ी बातें सिखाते हैं कि क्या करो, ध्यान करो, एकाग्रता करो, मन को ध्यान में लगाओ, एक विषय लो। तो डायरेक्टली क्या, अगर हम 5वें, 6ठे, 7वें और 8ठे टप्पे की बात कर रहे हैं, जबकि इससे पहले के जो 5 टप्पे हैं उसको हम निग्लेक्ट कभी नहीं कर सकते। ये हमारा बेस है। तो वही कह रहे हैं दूसरे टप्पों में महारत हासिल करना होगा, इससे पहले कि हम ये 3 टप्पों में जा पाएं। ये बहुत ही साफ तरीके से निर्धारित किया गया है योगा में। योगा में यानी योग शास्त्र जो पतंजलि मुनि ने बताया है, अष्टांग योग, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से किया है। उन्होंने डायरेक्टली धारणा, ध्यान, समाधि से शुरुआत नहीं की है। उन्होंने एक जो पतंजलि योग सूत्र लिखा है, 196 सूत्रों को डिवाइड किया है 4 चैप्टर्स में, 4 पादों में। पहला पाद 51 सूत्र, दूसरा पाद 56 सूत्र, तीसरा पाद व्हाटएवर 55 सूत्र, और चौथा पाद 34 सूत्र। तो दूसरे पाद के भी लगभग 29वें सूत्र से वो अष्टांग योग की चर्चा करते हैं। 56 सूत्रों में 29वें सूत्र में अष्टांग योग की चर्चा शुरू करते हैं। तो पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार सेकंड पाद में बताते हैं, और फिर तीसरे चैप्टर की शुरुआत करते हैं धारणा, ध्यान, समाधि से। तो ये जो पहले के 5 टप्पे हैं, इसको हमें कम आंकना नहीं चाहिए। ये बहुत ही बेस है, और इन्हीं टप्पों पर आधारित, खास करके यम, नियम, आसन, प्राणायाम, इसी पर आधारित है बुक 1 ऑफ ज़ेन योगा। यानी जो डॉक्टर सैयद जी ने 2 किताबों में इसको डिवाइड किया है, तो बुक 1 इन्हीं 4 टप्पों के प्रति डील करता है कि कैसे इन 4 टप्पों में आप क्या करो, महारत हासिल करो। इसलिए बुक 2 की शुरुआत वो पहले चैप्टर से करते हैं, जिसका नाम है प्रत्याहार।
बुक 2 की आप देखेंगे ना, शुरुआत तो प्रत्याहार से होती है, फिर धारणा, ध्यान, समाधि, ऐसे नहीं। तो इसलिए इनको हमें निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। जो पहले के टप्पे हैं वो किसी भी तरह से कम महत्वपूर्ण नहीं है, और ये 4 टप्पे हैं, यम, नियम, आसन और प्राणायाम। ये है अभ्यास। इसका मतलब क्या है अकॉर्डिंग टू ज़ेन योगा? उसका मतलब क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम तो पतंजलि ने कहा है, लेकिन ज़ेन योगा के हिसाब से, डॉक्टर सैर जी के हिसाब से ये टप्पे यानी क्या? उसका मतलब है अभ्यास सुधारात्मक तरीकों में और एक प्रकार का कीटाणु शोधन कक्ष, और सम्मिलित करता है लयबद्ध श्वसन। 3 चीजें ध्यान रखो। क्या करना है? सुधारात्मक तरीकों में हमें अभ्यास करना है। सुधारात्मक तरीके जो अभी 12वें चैप्टर में आने वाले हैं, आपके भोजन के सुधारात्मक तरीके, आपके श्वसन के सुधारात्मक तरीके, और इससे पहले हम लोग ने नींद के ऊपर ध्यान दिया ही है। सेक्स के बारे में बताएंगे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं बताएंगे, समझने वाले को इशारा ही काफ़ी है। और इससे पहले हमने उनकी थिंकिंग के बारे में पहले ही सोच लिया है, कैसे हम लोग क्या करें, ड्रिफ्ट वॉचिंग का अभ्यास करें। तो ये सारे सुधारात्मक तरीके, और 12वें चैप्टर में और 11 नोबल थॉट्स बताएंगे, जो भी क्या है, एक प्रकार के सुधारात्मक तरीके हैं। तो हमें अल्टीमेटली यम, नियम, आसन, प्राणायाम का मतलब है सुधारात्मक तरीकों का प्रॉपर उचित इस्तेमाल करना, जिससे क्या होगा, आपके आजू बाजू में एक कीटाणु शोधन कक्ष, जिसको कहते हैं डिसइंफेक्शन चैम्बर। हमारे शरीर में रोग प्रतिकारक शक्ति होती है, आपको मालूम है, वो हमारे व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, जो हमें क्या करते हैं, विषाणुओं के हमले से बचाते हैं। आज कोरोना है, कुछ लोगों की मृत्यु हो रही है, कुछ लोगों को कुछ नहीं हो रहा है, कुछ लोगों को लगता है कुछ हुआ ही नहीं, जैसे आया और जंतु चला। क्यों? क्योंकि हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति है। इसको कहते हैं एक कीटाणु शोधन कक्ष है, यानी एक डिसइंफेक्शन चैम्बर, जो हमें विषाणुओं के हमले से क्या करता है, बचाता है। तो इस प्रकार से जो बाहर के बहुत ही गलत गलत विचार हैं, जो हमारे को टकराते हैं, हमारे माइंड को और हमारे IESM केंद्र को, जो सांकेतिक आवेग है, उनको वो क्या करता है, फिल्टर करता है। तो जब आप ये अभ्यास करोगे, सुधारात्मक तरीकों का अभ्यास करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, तो आप एक प्रकार का एक डिसइंफेक्शन चैम्बर अपने चारों तरफ निर्माण कर दोगे, जिससे कोई भी हानिकारक आवेग आपकी तरफ आएगा और बाहर से ही निपट लाएगा, अंदर जाके हिट करके वो विचार निर्माण नहीं करेगा। इस प्रकार का डिसइंफेक्शन चैम्बर आप निर्माण कर लोगे अगर आप सुधारात्मक तरीकों का योग्य इस्तेमाल करते हो। और उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण सुधारात्मक तरीके में आता है लयबद्ध श्वसन, जिसका हम अगले व्याख्यान में कवर करने वाले हैं कि 3 टप्पा लयबद्ध श्वसन का मतलब क्या होता है, वो हम देखने वाले हैं। इन पहले 4 और आखिरी 3 के बीच होता है बहुत ही महत्वपूर्ण टप्पा, जिसको कहते हैं प्रत्याहार। पहले 4 यम, नियम, आसन, प्राणायाम, आखिरी 3 धारणा, ध्यान, समाधि। उसके बीच में है 5वां टप्पा, जिसको कहते हैं प्रवेश द्वार। यानी अगर हम लोग पतंजलि मुनि के हिसाब से भी देखेंगे तो उनको यम, नियम, आसन, प्राणायाम है बहिरंग योग, और धारणा, ध्यान, समाधि है अंतरंग योग। अब बहिरंग योग से अंतरंग योग में जाने के लिए एक दरवाजा लगता है, वो दरवाजा है आपका प्रत्याहार, जो दरवाजा ज़ेन योगा की भाषा में होता है क्रिटिकल सर्टन स्टेज एंड नो मैंस लैंड। क्रिटिकल सर्टन स्टेज है दरवाजे की ये शुरुआत, और नो मैंस लैंड का वो किनारा हो जाता है जब आप सेक्शन 2B में पहुंच जाते हो। तो ये नो मैंस लैंड और क्रिटिकल सर्टन स्टेज क्या है, आपका प्रत्याहार है। सामान्य तौर पे ये बहुत अच्छी तरह से बता दें, क्योंकि इस प्रकार से किसी ने डिस्क्राइब नहीं किया है। यम नियमों को नॉर्मली लोग क्या डिस्क्राइब करते हैं और डॉक्टर सैर जी ने उसको किस प्रकार से डिस्क्राइब किया है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। ये सामान्य वो बता रहे हैं यहाँ पे, सामान्य तौर पे यम और नियमों टप्पों का वर्णित किया जाता है कैसे, लेखकों द्वारा आचरण की नियमावली के तौर पर सामान्य व्यवहार के लिए, कि हम लोग जब हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, अब जब लोगों के पब्लिक में जाके आप व्यवहार करते हो तो आपका आचरण क्या होना चाहिए दूसरों के प्रति, ये यमों में आता है। और आप कौन से खुद नियम इस्तेमाल करो जैसे आपकी खुद की प्रगति हो, ये आचरण की नियमावली बताते हैं। कि यम यानी क्या, 5 यम है, कौन से हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचार्य, अपरिग्रह, यमाहा। और नियम यानी क्या है, 5 नियम है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाहा। तो ये आचरण के रूल्स कि कौन से नियम आपको फॉलो करने हैं खुद के लिए और कौन से नियम आपको फॉलो करने हैं जब आप दूसरों के साथ व्यवहार करते हो, वो सब यम नियमों में डिस्क्राइब किया जाता है। और नॉर्मली सभी लेखक इसी प्रकार से व्याख्या करते हैं यम और नियमों के बारे में। लेकिन डॉक्टर सैर जी का उद्देश्य है इनको समझाना थोड़ी और
गहराई से, इसमें और कुछ गहराई छुपी हुई है जो डॉक्टर सहर जी इंगित करना चाहते हैं हमको, कि इसमें सिर्फ ये आचरण की नियमावली नहीं है ये जो ऊपर ऊपर से दिखती है, अहिंसा का पालन करो, सत्य बोलो, झूठ नहीं बोलो, चोरी नहीं करो, अपरिग्रह यानी ज़्यादा चीज़ों को संचित मत करो, शुद्धि क्रिया करो, है ना, संतोष में रहो, है ना, क्या करो, तप करो, स्वाध्याय करो, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाओ। ये सब आचरण की नियमावली है जो नॉर्मली साधक लोग, डॉक्टर लोग, यानी जो किताब लिखते हैं, जिन्होंने भी किताब लिखा है पतंजलि के ऊपर, जो सूत्रों की व्याख्या की है, वो हमें इसी प्रकार से समझाते हैं कि यम नियम यानी ये। लेकिन डॉक्टर सहर जी इसको गहराई से समझाना चाहते हैं इस प्रकार से कि कैसे एक सामान्य इंसान अपनी रोज की जिंदगी में ले सकता है सचेत कार्रवाई इन टप्पों के बारे में, कैसे हम लोग सचेत रूप से अपनी कार्रवाई कर्म कर सकते हैं इन टप्पों के हिसाब से। इनके साथ साथ हम देखेंगे कि कैसे प्राणायाम किया जा सकता है सफलतापूर्वक, है ना, सफलतापूर्वक प्राणायाम भी कैसे कर सकते हैं। प्राणायाम यानी इनके हिसाब से, डॉक्टर सहर जी के हिसाब से, प्राणायाम यानी सिर्फ चौथा टप्पा नहीं, प्राण आयाम, प्राणों का आयाम, प्राणों के ऊपर नियंत्रण। और प्राण हमारी ओर आ रहे हैं, बाहर से सारे जो भी कोडेड इंपल्स हमारे ऊपर आते हैं, किसके माध्यम से जाते हैं, पंच ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जाते हैं, या तो श्वास के माध्यम से जाते हैं, या तो खाने के माध्यम से और पेय के माध्यम से जाते हैं, जो अंदर जाते हैं और वो डिकोड होते हैं। इनके ऊपर नियंत्रण, जो भी बाहर से आवेग आ रहे हैं ना, इनको जब हम कंट्रोल करेंगे तब जाके होता है वो एक्चुअली प्राणायाम। और ये प्राणायाम का मतलब है ये चारों टप्पों को ही मिला के डॉक्टर सहर जी क्या कहते हैं, ये चार टप्पे यानी इज इक्वल टू प्राणायाम। प्राणायाम यानी सिर्फ ऐसा नहीं सांस लिया सांस छोड़ा, ये प्राणायाम नहीं है, ये तो सिर्फ श्वास के ऊपर नियंत्रण है। लेकिन एक्चुअल प्राणायाम यानी जो भी कोडेड इंपल्स हमारे पर आ रहे हैं और हमारे ब्रेन से जाके डिकोड होकर विचार निकल रहे हैं, उन सब पर क्या करना, नियंत्रण करना। जैसे उसका जो अनुपात है 2482 उसको हम बदल पाए, है ना, तो ये जो ऑटोमेटिकली आते हैं उनके ऊपर क्या करें, आयाम, नियंत्रण कर पाए, इसको कहते हैं प्राणायाम। हम मानते हैं कि ये कभी भी नहीं किया गया है किताबों में स्पष्ट रूप से ये समझाने के लिए जो ऊंचे विचार छुपे हैं इन स्पष्ट दिखने वाले 8 टप्पों के पीछे। ऐसा जिस प्रकार से डॉक्टर सहर जी इस चैप्टर में बताने वाले हैं, ऐसा कभी भी किसी ने, ऑथर ने कभी कोशिश नहीं की है इनको गहराई से समझाने के लिए, जो कि डॉक्टर सहर जी यहाँ बताने वाले हैं। चलिए पहले हम देखते हैं कि कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं हमारी तथाकथित मुक्त इच्छा को रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी सी बातों में। छोटी छोटी बातें होती हैं और यहाँ पे 2 छोटी बातें ली है डॉक्टर सहर जी ने, एक है खाना और एक है श्वसन। इन 2 छोटी चीज जो दिखने में बहुत ही छोटी दिखती है, अरे खाना, अरे सांस, ये क्या चीजें हैं, लेकिन इन चीजों में हम कैसे अपनी फ्री विल यानी मुक्त इच्छा का इस्तेमाल कर सकते हैं, वही इन यम नियमों के माध्यम से हमको बताने की कोशिश करेंगे। क्यों होना चाहिए फर्क हमारी विभिन्न कार्यों में रोज की जिंदगी में, जो हमारी हम जो रोज अपने एक्शंस करते हैं उसमें हमारे हर एक कार्य में, क्रिया में, एक्शंस में फर्क क्यों होना चाहिए, वो पूछते हैं। हम कभी कभी एक्शन करते हैं इस डर की वजह से हम ये काम करेंगे, हम ये काम नहीं करेंगे इसलिए क्योंकि हमको डर लगता है कि कहीं प्रकृति, हम ये काम करेंगे तो हमको उसके कारण हमको सजा न मिले, है ना। कोई कहते हैं ना, बुरे कर्म करोगे तो सजा भुगतनी पड़ेगी, अच्छे कर्म करोगे तो फल मिलेगा। तो हम इस कारण भी बहुत सारी चीजें करते हैं कर्म, सिर्फ डर के कारण कि कहीं भगवान, कहीं प्रकृति हमको इन कर्मों के कारण क्या करे, इसलिए हम लोग शायद अहिंसा का पालन करेंगे, इसलिए शायद सत्य बोलेंगे, डर की वजह से कि अगर झूठ बोलेंगे तो क्या होगा, हमको सजा मिलेगी। लेकिन यहां पे हम मुक्त इच्छा का इस्तेमाल नहीं कर रहे, यहां पे जबरदस्ती हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने ऊपर कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं डर की वजह से। आप समझ रहे हैं, तो हमारे कर्म क्या होते हैं, डर की वजह से करते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि हम सचेत हैं परिणामों के बारे में जो इनसे संबंधित, यानी अगर ऐसा किया तो ऐसा परिणाम हमको क्या करना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। तो हम उसके प्रति सचेत रहते हैं कि ऐसा मैंने लास्ट टाइम भी कुछ गलती की थी, उसकी सजा मेरे को क्या करनी पड़ी थी, प्रकृति ने मुझे दी थी, भुगतनी पड़ी। तो उस डर की वजह से हम लोग अपने एक्शंस करते हैं। तथ्य जो सामने आता है वो है हमारा बोध कर्म के समय, यानी इसके प्रति हमारा बोध निर्माण होता है कि ऐसा ऐसा चीज हुआ था इसलिए मैं ऐसा शायद न करूं। यह बोध हो सकता है सजा के कारण जो कि दी जाती है इंसान को भगवान अथवा प्रकृति द्वारा, ये हमको बोध होता है, ये हमको समझ में आता है कि हमने ऐसा ऐसा लास्ट टाइम किया था, हमको ऐसी सजा भुगतनी पड़ेगी, अब शायद हम लोग इसलिए हम लोग ये काम नहीं करेंगे, उसको हम रोकेंगे करने से। यह सबसे आदिम पहला लेकिन बहुत महत्वपूर्ण टप्पा है जागरूकता का अथवा बोध का हमारी रोज की जिंदगी में, जो बनी होती है छोटी छोटी बातों में।
ये बहुत ही आदिम जमाने का सोच है कि ऐसा होगा और मैं ऐसा आचरण तब करूंगा क्योंकि मुझे डर लगता है मुझे कहीं सजा ना मिले, इसलिए मैं आचरण करूंगा। ये बहुत ही जूने जमाने की सोच है। अगला टप्पा, ये स्टार्टिंग में ठीक है, स्टार्टिंग में अगर हम लोग ऐसे डर के करते हैं कि भाई हम लोग कम से कम खुद को रोकते हैं क्योंकि हमको डर है, इतना तो बहुत जागृत हुआ है कि हम ऐसा करेंगे तो हमें उसका फल भुगतना पड़ेगा, इसलिए हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो ये प्राथमिक स्टेप के लिए अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें क्या करना पड़ेगा? अगला टप्पा है इस बोध का कि वो हमारी अपनी इच्छा एक खास तरीके से व्यवहार करने की, भले ही उसके बदले में परिणामी सजा हो या न हो, यानी हम कुछ भी हो, हमें सजा मिले न मिले तो भी हम क्या करेंगे? हम इसी प्रकार से अपने व्यवहार को रखेंगे, जो हमको सही लगता है उसको अपनी, इसको कहते हैं फ्री विल, यानी अपनी मुक्त इच्छा से हम कर्म करेंगे। उसके बारे में हम सोचेंगे नहीं कि ये हम करेंगे तो हमको सजा मिलेगी या सजा नहीं मिलेगी। उसको कहते हैं अगला टप्पा, प्रगट टप्पा। जब इस प्रकार का बोध अथवा जागरूकता की अवस्था का उदय हमारे में होता है और हम कर्म करते हैं, व्यवहार करते हैं अपनी पसंद के हिसाब से, और वो भी स्वाभाविक इच्छा से, और न कि जब हमें मार्गदर्शित किया अथवा डराया जाता है व्यवहार करने के लिए इंसान के बनाए कानूनों के कार्य प्रणाली के अनुसार अथवा भगवान का प्रकृति के कानून के अनुसार, तो हम अपनी इच्छा से काम कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा डरते नहीं है कि ऐसा करूंगा तो मेरे को कानून से सजा मिलेगी या भगवान प्रकृति मुझे सजा देगा, उस दबाव में आके कर्म नहीं कर रहे हैं। हम अपने हिसाब से, हमारा ऐसा नैसर्गिक प्रवृत्ति हो गई है कि हम कुछ भी हो हम तो ऐसे ही काम करेंगे। उसको कहते हैं मुक्त इच्छा का इस्तेमाल। सिर्फ तभी हम हासिल कर सकते हैं मुक्त इच्छा का इस्तेमाल सही तरीके से करने का। चलिए जांचते हैं हम संक्षेप में कुछ छोटी सी बातों को, और हमारी आकांक्षा मुक्त इच्छा को इस्तेमाल करने की अथवा हमारी इच्छा कम से कम प्रतिरोध की रेखा का पालन करने के लिए परखी जाएगी। तो कहीं हम लोग लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, हम लोग क्या करते हैं? एस्केप करने की कोशिश करते हैं। भाई जहां से हमको लगता है कोई तकलीफ नहीं हो उस रास्ते पे चलो, जहां पे ज्यादा हमको मेहनत ना करनी पड़ो। तो इस प्रकार से हमें परखी जाएगी। अगर हम रियली बिना डर के हम लोग मुक्त इच्छा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम सजा से डरेंगे नहीं और हम अपना आचरण वैसे ही रखेंगे, उसके बदले में सजा हो या न हो। एक दिन, अब यहाँ पे एग्जाम्पल बताते हैं बहुत अच्छी तरह से। एक दिन रात मिलाकर बना होता है कितने घंटों का भाई? 24 घंटे। हर एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। अब इन 24 घंटों में से हम कैसे दिन को गुजारते हैं, इस दिन के 24 घंटों को हम किस प्रकार से गुजारते हैं, वहां पे हमारी टेस्ट होगी, वहां पे हम परखे जाएंगे इस 24 घंटों को हम किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, कितना सही में रचनात्मक कार्य हम करते हैं बिना किसी पैसों के बदले अथवा बिना प्रशंसा अथवा मान्यता के, सम्मान के उद्देश्य से। इस 24 घंटों में कितना काम आप ऐसा करते हो जिसके बदले में न तो आपको पैसा मिलने वाला है, न तो कोई मान सम्मान मिलने वाला है, न कोई कुछ आपको बड़ा प्रशंसा होने वाली है। तो ऐसा कितने कार्य आप दिन में करते हो, वहां पे आपको परखा जाता है कि आप रियली काम सही करते हैं। यानी आपको वहां पे आपकी मुक्त इच्छा का रियल इस्तेमाल आप कर सकते हो कि जहां पे आपको फल मिले न मिले, हम तो वो कार्य करने ही वाले। मान लीजिए हम मालिक हैं एक बड़ी फैक्ट्री के, जहां पे 3 शिफ्टों में रात दिन काम चलता है। आपके पास एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, बहुत बड़ी फैक्ट्री के मालिक हो, 3 शिफ्टों में 8-8 घंटों की 3 शिफ्टें होती है ना फैक्ट्री में, 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे 3 शिफ्टों में आपके अंदर काम चल रहा है। हमारे सारे कर्मचारियों को क्या देना पड़ता है? साप्ताहिक छुट्टी अथवा विकृत साप्ताहिक छुट्टी देनी पड़ती है। कभी कभी बीच में कैजुअल लीव लेते हैं लोग, विकृत साप्ताहिक छुट्टी, कैजुअल लीव ले ली, या फिर क्या ली, सप्ताह में 1 दिन जो छुट्टी देनी। हमारा आश्रम में हर एक इंसान क्या करता है? 1 दिन छुट्टी, मैं भी 1 दिन छुट्टी लेता हूं, तो साप्ताहिक छुट्टी मिलती है। इसके अतिरिक्त होंगी सार्वजनिक अवकाश और उच्च सवेतन अवकाश, पेड लीव्स होती है ना किसी फैक्ट्री में काम करते हो, कहाँ पे बड़े हमें, तो कुछ कुछ होती है कैजुअल लीव, कुछ कुछ होती है पेड लीव, यानी उसके बदले में आप लीव लोगे तो भी आपको पेमेंट उसकी मिलेगी। या फिर आपको मिलेगा सार्वजनिक अवकाश, सार्वजनिक यानी दिवाली की छुट्टी, होली की छुट्टी, त्योहारों की छुट्टी, ये सब छुट्टी मिलती है, तो वो तो मिलती है। हमें देनी पड़ती है वार्षिक छुट्टियां, और छुट्टियां जो कानून के तहत अनिवार्य होती हैं, जो भी कानून के तहत अनिवार्य होती है, साल में कुछ होती हैं फिक्स, इतनी लीव आप ले सकते हो, है ना। हम लोग करते हैं आश्रम में 2 बार 5-5 दिन आश्रम बंद रखते हैं, दिवाली में और मई के वैकेशन में। तो इस प्रकार साल में कुछ छुट्टियां देनी पड़ती है, सप्ताह में 1 छुट्टियां देनी पड़ती है, कुछ पेड लीव देनी पड़ती है, कुछ कैजुअल लीव लेते हैं, यानी बीच बीच में छुट्टियां होती हैं। ऐसी फैक्ट्री जो पूरी क्षमता से चल रही हो, 3 शिफ्टों में प्रतिदिन साल के अंत में
मुनाफा घोषित करती है और कर्मचारियों को क्या करती है, बोनस भी देती है उनके काम के हिसाब से। जैसे हम लोग करते हैं दिवाली में सबको क्या करते हैं, बोनस देते हैं, क्योंकि हमने भाई साल में इतना हम लोग ने कमाया, इसमें से आपको भी चलो हम लोग बोनस देते हैं। यानी कुछ ना कुछ मुनाफा हम लोगों के साथ, कर्मचारियों के साथ बांटते हैं, उनको बीच बीच में छुट्टियां देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारी अनोखी फैक्ट्री, अब हमारे अभी मेन आ रहे हैं, हमारी अनोखी फैक्ट्री जो हमारे अंदर है, किसकी, पेट की फैक्ट्री। ये पेट है ना, जहां पे खाना जाके हम लेते हैं खाना, तो उसकी फैक्ट्री 3 शिफ्ट में काम करती है, जहां लाखों कर्मचारी, कौन से कर्मचारी हैं, ये आपके कोशिकाएं हैं, ये आपके सेल्स। अगर आपका देखोगे ना स्टमक में, तो इतने सेल्स भरे पड़े हैं जो आपके खाने का क्या करते हैं, पचन करने में मदद करते हैं। तो लाखों कर्मचारी कोशिकाएं हैं, काम करती हैं 3 शिफ्टों में, रात दिन, साल के 365 दिन। करते हैं कि नहीं, तीनों बार खाना खाते हैं, 3 बार खाते हो कि नहीं खाना, और 365 ही दिन खाते हो। अरे व्रत रखते हो तो भी खाते हो भाई, अपने हिसाब से खाते हो। आपका लोगों का कुछ तो क्या है अभी 11 है ना, एकादशी है, तो एकादशी में भी भले ही कुछ भी खाएं, फल खाएं, कुछ भी खाएं, साबूदाना वाली खिचड़ी खाओ, कुछ भी खाओ, बटाटे वाला खाओ, या तो चाय पियो, फल खाओ, तो भी कुछ ना कुछ तो खाते हैं ना हम लोग। तो वो तो जाता है पेट में, और पेट के कर्मचारियों को, यानी इन कोशिकाओं को साल में 365 दिन हम काम कराते हैं, तीनों शिफ्टों में। ऐसी स्थितियों में जो कि बदतर होती है उन दिनों के मुकाबले जो कि स्थिति होती थी प्राचीन रोम के लोगों की, उनके रसोई घर में गुलामों की, और हम विद्रोह भी नहीं करते ऐसे विचार पे। प्राचीन रोम के जो वासी थे ना, रोम के जो जब वो था, रोम के वासी जब रहते थे वहाँ पे रोमन किंगडम में, वहाँ पे क्या होता था, एक प्रथा होती थी स्लेवरी की। स्लेव्स पाले जाते थे, स्लेव, जिनको क्या करना पड़ता था, गुलाम। उन गुलामों को दिन रात बिना छुट्टी के क्या कर दिया था। तो उनसे भी बदतर है, यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं कि उनको भी कभी कभी थोड़ा छुट्टी मिलता होगा, लेकिन यहाँ पे तो हमारे गुलाम जो हैं, हमारे कर्मचारी जो हैं, हमारी कोशिकाएं जो है पेट को, उनको हम लोग इतना निर्दय पना से काम कराते हैं कि उनको कोई छुट्टी, कोई आराम, और उसका विचार भी हम लोग करते नहीं कि हम अपनी फैक्ट्री के कर्मचारियों से दिन रात क्या करा रहे हैं, काम करा रहे हैं। क्या होना चाहिए काम करने का समय इन पेट की कोशिकाओं का? कभी सोचा है कि क्या हमें उनको आराम भी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, कि सारा दिन उनको काम पे लगाओ? किस तरीके से उन्हें आराम और छुट्टी देनी चाहिए, और पगार और बोनस देना चाहिए। पगार और बोनस, उनके लिए पगार और बोनस यानी क्या, रेस्ट, कि खाना अंदर नहीं आया, हमको रेस्ट मिली, आज हमारे को छुट्टी है, यानी आज हमको पाचन नहीं करना है, तो उनके लिए बोनस, वही उनको बोनस है। क्या हम यह सोचने की परवाह भी करते हैं? कभी नहीं करते। तो यही गहराई से बता रहे हैं कि हम अपनी कोशिकाओं जो कि सारा दिन काम करती है, उनके प्रति कभी सचेत नहीं होते हैं। यहाँ तक कि हम हंसते हैं इस विचार पर, जैसे कि प्राचीन रोम की रसोई घर का कप्तान हंसता अगर ऐसे विचार उनको सुझाए जाते हमारे आज के दिनों के मजदूर संघी द्वारा उनके रसोई घर के गुलामों के लिए। आज का मजदूर संघ वाले नेता है ना, मजदूर संघ होते हैं ना, जो लीडर है ना, यूनियन लीडर बोलेंगे हड़ताल कर देंगे, अगर हमारे कर्मचारियों को आपने बोनस नहीं दिया और पगार नहीं बढ़ाई तो क्या करेंगे, हम हड़ताल कर देंगे, हम काम करना बंद। तो ऐसा सुझाव अगर उनको देते थे तो प्राचीन रोमवासी जो थे ना, जिनके अंदर गुलाम काम करते थे, वो हंसेंगे कि क्या बात कर रहे हैं, स्लेव्स यानी स्लेव्स, काम करना है, आपको काम ही करना है। तो ऐसा कोई आज का मजदूर संघ का यूनियन लीडर अगर उनको समझा है तो उसके ऊपर वो हंसेंगे, बिकॉज गुलामों को कभी आराम नहीं, उनको काम करना ही पड़ता है। क्या हम कम से कम निष्पक्ष हैं? अगर दया नहीं आती इन कर्मचारियों पर, हमारी कोशिकाओं पर, हमारे पेट के जो भीतर है, दया तो नहीं आती, चलो दया मत करो, कम से कम निष्पक्ष तो रहो, पक्षपात तो न करो किसी के साथ, तो उनके प्रति निष्पक्ष रूप से देखो तो सही कि हम क्या कर रहे हैं और कितना उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। बार बार खाना अंदर लेके हम अपनी कोशिकाओं, यानी इससे बड़ा यमन नियम का उल्लंघन और क्या हो सकता है? हिंसा कर रहे हैं हम लोग अपनी ही कोशिकाओं के प्रति। यही बता रहे हैं कि आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, हम अहिंसा का पालन, कहाँ है अहिंसा का पालन, जब अपनी कोशिकाओं के प्रति हम लोग क्या कर रहे हैं, इतनी हिंसा कर रहे हैं कि उनको बिल्कुल आराम देते नहीं है, बार बार कर भोजन को अंदर लेके। आगे अधिक विस्तार से जब भी हम खाते हैं, और बता रहे हैं कि खाली ये बार खाते हैं वो तो है ही, लेकिन खाते हैं तब क्या करते हैं, और देखो क्या हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि हम खड़े हैं या बैठे हैं?
पार्टियों में जाओ तो खड़े खड़े लोग खाते हैं, कल ले लिया है ना, और बाहर खाते रहे, वो खाया, ये खाया, वो खाया, पार्टी स्टार्टर्स खड़े होके खाएंगे, ये आदत है, आदत बन गई आजकल। तो खड़े होके खाते हैं या बैठ के खाते हैं? क्या हम शांत हैं या बातचीत कर रहे हैं? ये सबसे बड़ी बात 13वें चैप्टर में पहला ही बात ये आएगा कि एक आपको रूल फॉलो करना ही है खाने के टाइम, कि मौन का पालन करना है। तो हम मौन कब होके खाते हैं? मौत बातचीत चालू है, बड़ी बड़ी पार्टियों में जाओ तो बैठे डिस्कशन होते रहता है, खाना भी चालू है और डिस्कशन भी चालू है, बड़ी बड़ी मुद्दों पे डिस्कशन चालू होता है, जो आजकल के हॉट मुद्दे हैं उसके ऊपर डिस्कशन। तो हम शांत हैं कि बातचीत कर रहे हैं? क्या हम आचार के साथ खा रहे हैं? आचार को पचाना डिफिकल्ट होता है ना, आचार के साथ खा रहे हैं, यानी वो तेल वाला आचार, उसके साथ खा रहे हैं, या पेय के साथ भोजन को धोते हैं, यानी पेय के साथ यानी घटकते हैं, खाली अंदर चबाया नहीं। कभी कभी ऐसा होता है ना, बस लिया मुंह में और पानी से अंदर ढकेल दिया, तो उतना ही कोशिकाओं को पचाने में ज्यादा काम करना पड़ेगा, यानी और अत्याचार आपकी कोशिकाओं के ऊपर, कि पहले तो उसको लिया, फास्ट फास्ट ढका अंदर ले लिया, अचार भी खाया, हैवी पदार्थ खा ली जिसके लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और दूसरा सिर्फ पानी से अंदर ढकेल लिया कि बाकी मेहनत करो तुम, हम चबाएंगे भी नहीं, हम क्या करेंगे, मुंह में चबाएंगे भी नहीं, बाकी सारी मेहनत बेचारी एक पेट की कोशिकाएं करती हैं। तो ये अत्याचार हम करते रहते हैं। क्या हम बहस कर रहे हैं, क्रोधित हैं, उदास हैं, चिड़चिड़े हैं, अथवा सोच रहे हैं कुछ दबाव डालने वाली तकलीफों के बारे में? क्या हम खाने के बाद क्रोधित हैं, हमारा मूड कैसा है? क्या हम उदास हैं, क्रोधित हैं, चिड़चिड़े हैं, अथवा सोच रहे हैं कुछ दबाव वाले कुछ ऐसी समस्याओं के बारे में सोच रहे हैं जिसके ऊपर हमारा मानसिक तनाव बढ़ रहा है सोच सोच के? क्या हम ख्याल रखते हैं कि हम जल्दी जल्दी खा रहे हैं कि हम धीमी गति से खा रहे हैं? एक एक चीज के ऊपर बताया कि इतनी चीजों के बारे में हमें ख्याल रखना चाहिए जब हम खा रहे हैं। इसका नहीं ख्याल रखोगे तो अंदर विष ही खाओगे, जो खाओगे अंदर वो विष के समान होगा, खाने के समान हम लेंगे नहीं। तो इस प्रकार से डॉक्टर सहरी जी बताते हैं कि इन मुद्दों के बारे में हमें सोचना चाहिए कि जब हम खा रहे हैं तो हम शांत हैं कि नहीं, हमारी अवस्था क्या है, ये महत्वपूर्ण है। और अभी इमीडिएटली अगले चैप्टर में बताएंगे क्या खा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे खा रहे हैं, उस समय हमारी अवस्था क्या है वो बहुत ही महत्वपूर्ण। बैठ के खा रहे हैं, खड़े रह के खा रहे हैं, शांत है कि बड़बड़ कर रहे हैं, ये सब चीज़, या तो विचार कर रहे हैं और कोई दबाव वाली सिचुएशन आपके ऊपर हावी हो रही है खाने के टाइम में, या डिस्कस कर रहे हैं, या टीवी देख के खा रहे हैं, या मोबाइल हाथ में है, मोबाइल पे भी बात कर रहे हैं और खा रहे हैं, ये सब चीज़ों का हमें बहुत ही ध्यान, इसी को कहते हैं छोटी छोटी बातों में अपनी मुक्त इच्छा का इस्तेमाल। हमारी मुक्त इच्छा होनी चाहिए कि नहीं, खाने के दौरान में 15 मिनट मुझे कोई डिस्टर्ब करने नहीं आए, मैं अपना खाऊंगा शांत रूप से बैठ के और आराम से एक एक निवाले को चबा के खाऊंगा और उसको अंदर लूंगा, और कितना खाऊंगा वो भी मैं निर्धारित करूंगा। ये सारी चीजें होती है जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि खाने के साथ हम क्या ले रहे हैं, आपको पता है ना, खाने के साथ और पेय के साथ हम लोग सब कोडेड इंपल्स अंदर रहे हैं, जिससे क्या हो रहे हैं, विचार निर्मित होंगे। जो जिस प्रकार से इंपल्स अंदर लोगे उस प्रकार से आपके विचार निर्मित होंगे, और उस प्रकार से आपकी ऊर्जा का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि खाने के समय हमें बहुत ही ध्यान देना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कार्य होता है श्वसन का। जैसे कहा कि खाने के साथ हम कोडेड इंपल्स देते हैं, वैसे ही सांस के साथ भी हम लोग क्या करते हैं, कोडेड इंपल्स हमारे अंदर लेते हैं। चलिए इसे जांचते हैं। अभी हम सब सांस लेते हैं, हम अपनी जिंदगी की शुरुआत पहली सांस से करते हैं, और आखिरी सांस के साथ हमारे लिए सब कुछ समाप्त हो जाता है इस ग्रह पर। बस पहली सांस ली, जिंदगी की शुरुआत हो गई, और आखिरी सांस ली यानी सब कुछ समाप्त। एटलीस्ट इस जन्म में तो आपके लिए, इस ग्रह पर इस जन्म में आपकी यात्रा खत्म। तो श्वसन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक सामान्य व्यक्ति सांस लेता है 18 से 20 सांस प्रति मिनट, यानी 24 घंटों में एक सामान्य व्यक्ति लेता है सांस 25,920 से लेकर 28,800 तक। यानी अगर आपकी गति क्या है, 20 है तो 25,920, और अगर आपकी 18 है तो 28,800 बार सांस लेता है एक दिन में 24 घंटों में। क्या होनी चाहिए कालावधि हर एक सांस की, कितनी होनी चाहिए कालावधि, यानी 18 से 20 होनी चाहिए या उससे भी कम होनी चाहिए, है ना। तो उसके बारे में बोल रहे हैं, इसके बारे में हम सोचते नहीं। हम लोग सोचते हैं जो चल रहा है मस्त चल रहा है, 18 हो 20 हो क्या फर्क पड़ता है, चल रहा है ना, सांस तो चल रही है, जिंदा तो है, हम तो उसी के बारे में सोचते हैं खाली। हर एक इंसान के फेफड़ों की क्यूबिक क्षमता कितनी होती है, कितनी होती है हमारे अंदर की फेफड़ों की क्षमता, कभी सोचा है कि हमारे फेफड़ों की क्षमता कितनी है? 6000 सीसी। ये हमारी फेफड़ों की क्या है, दोनों फेफड़ों की मिला के एडल्ट में 6000 सीसी होती है हमारे फेफड़ों की क्षमता। उसमें से प्रति सांस में हम कितना भरते हैं अपने फेफड़े को, उसके बारे में कभी विचार किया है? क्या ये सब में समान होती है या समान अनुपात में होती है सभी मामलों में? क्या ये बच्चों में भी सेम होती है, बूढ़ों में भी सेम होती है,
यंगस्टर में सेम होती है, एडल्ट में सेम होती है, इसके बारे में विचार करना चाहिए। क्या फेफड़े हाथ पैरों के समान शरीर के आकार के अनुपात में होते हैं? जैसे हमारे हाथ पैर होते हैं, है ना, शरीर के आकार के हिसाब से होते हैं, तो फेफड़े भी क्या उसी अनुपात में रहते हैं? अथवा आंख और नाक और आंख के जैसा समान होते हैं, जो कि कभी कभी शरीर के आकार के अनुपात से बाहर हो सकते हैं। यानी आंख और नाक उनकी फिक्स होती है ना, लेकिन हाथ और पैर लंबे हो सकते हैं, किसके छोटे किसके लंबे, लेकिन आंख और नाक का तो आकार क्या होता है? तो इस प्रकार से हमने कभी सोचा है कि हमारे फेफड़े आंख और नाक के जैसे हैं कि हाथ और पैर के जैसे हैं, जिनका अनुपात में फर्क हो सकता है? तो फेफड़ों में भी फर्क हो सकता है। आपने कितना मेहनत किया है उसके ऊपर, कितना आपने श्वास का अभ्यास किया है, श्वसन का अभ्यास किया है, उसके हिसाब से वो बदल सकता है। क्या होती है आदर्श संख्या सांसों की हर एक व्यक्ति के लिए, अथवा क्या वो सभी में समान होती है? निरपेक्ष ढंग से कितनी संख्या होनी चाहिए सांसों की हर एक व्यक्ति में, उसके बारे में सोचना चाहिए। क्या हमें सिर्फ नाक से ही सांस लेना चाहिए या कभी कभी मुख से भी सांस लेना चाहिए? मुख से सांस लेना बोलते हैं बहुत ही हानिकारक है, तो हमें नाक से ही सांस लेना चाहिए। इसका मतलब वो आंसर दे रहे हैं, क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, उसका आंसर भी दे रहे हैं कि ज़्यादा करके हमें क्या करनी चाहिए? नाक से ही हमें सांस लेना चाहिए। क्या ये मुख से सांस लेना हानिकारक होता है, खराब होता है? उसका मतलब आंसर वही है कि हाँ, मुख से सांस लेना क्या होता है? हानिकारक होता है। क्या हमें धूम्रपान करना चाहिए? क्या हमें सिगरेट स्मोकिंग करना चाहिए? अगर धूम्रपान उल्लंघन करता है सांस लेने के मूल सिद्धांत का, नाक के द्वारा, हम तो कह रहे हैं ना यहाँ पे कि नाक के द्वारा ही सांस लेना चाहिए, मुख से सांस लेना क्या है? हानिकारक है। तो क्या हमें सिगरेट स्मोकिंग करना चाहिए? क्योंकि सिगरेट स्मोकिंग में तो आप क्या कर रहे हो? कश ले रहे हो मुख से, और मुख से सांस ले रहे हो, वो तो ज्यादा हानिकारक है। क्या हम फेफड़ों को पूरी तरह से भरते हैं, जैसे कि फेफड़ों के अंदर की लाखों कोशिकाओं को हम प्राणवायु दे सकें? जो हमारे अंदर है, फेफड़ों के अंदर कोशिकाएं, जिसको कहते हैं वायु कोश, एल्वियोलाई, है ना, जब ये जाते हैं ना अंदर फेफड़े, तो फेफड़े हमारे बने किससे रहते हैं? इन वायु कोशों से, इन फुग्गों से बने हुए हैं। तो हम क्या उसको बराबर मात्रा में हर सांस में प्राणवायु यानी ऑक्सीजन सफिशिएंट सप्लाई करते हैं कि नहीं, उसके बारे में हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से हमें देखना चाहिए। ये है सामान्य रोज के कार्य खाने और श्वसन के, और आपको आश्चर्य होगा कि इन कार्यों के लिए इतना ध्यान क्यों दिया जा रहा है। हम सोचेंगे कि इतना क्यों आप इंपॉर्टेंस दे रहे हो कि खाने के बारे में, श्वसन के बारे में, लेकिन यही तो घटक हैं जहां से हम लोग क्या करेंगे? अंदर कोडेड इंपल्स देते हैं, और उससे हमारे विचार निर्माण होते हैं, और विचारों से हमारा क्या निर्माण होता है आगे बताएंगे। तो इसलिए बता रहे हैं कि हम क्यों इतना ध्यान दे रहे हैं, इन सामान्य कार्यों के लिए इतना ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन इन छोटी सी बातों से हम निर्माण करते हैं अनजाने में एक मानसिक स्वभाव। यानी हमारा स्वभाव इन्हीं से छोटी छोटी चीज़ों से बनता है कि खाने के टाइम हमारा मूड कैसा है, उससे आपका क्या बनेगा? आपके स्वभाव। बताया था जब वासनास के बारे में हमने डिस्कस किया था, तो वासनास आपकी बनती है क्योंकि खाने से आपकी कोशिकाएं बनती हैं, और नई कोशिकाओं से आपकी नई आदतें, वासना यानी आदतें निर्माण हो सकती है। तो ये खाने के समय हमारा मूड कैसा है, सांस हम किस प्रकार से लेते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारे मानसिक स्वभाव का निर्माण होता है। अथवा हम सर्जन करते हैं कुछ मानसिक ढांचा, जिसके आधार पर अनजाने में हम बुनाई करते हैं दूसरे मानसिक ढांचे अधिक गंभीर परिणामों के लिए। यानी अपना मानसिक ढांचा यानी एक प्रकार का मानसिक फ्रेम बना लेते हैं, इससे ही बनता है। एक खाने के टाइम और श्वास के टाइम हम कितना सचेत हैं, उससे ही हमारा अंदर का मानसिक ढांचा बनेगा, और इस प्रकार धीरे धीरे हम निर्माण करते हैं वह अनदेखा लेकिन सबसे सम्मानित जाल, जिसको कहते हैं चरित्र। इस मानसिक ढांचे से ही आपका क्या होगा? चरित्र निर्माण होगा, यानी हमारा कैरेक्टर डिसाइड होता है। हम इन छोटी छोटी चीजों में किस प्रकार से ध्यान देते हैं, उससे हमारा कैरेक्टर निर्माण होगा, उससे ही हमारा सोच, कैरेक्टर यानी हमारी सोच सारी इसी से निर्माण होती है। इसलिए इन चीजों के ऊपर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। हमने तुलना की है पेट को और फेफड़ों को फैक्ट्रियों के साथ। हम क्या बोल रहे हैं? एक आपकी पेट की फैक्ट्री है और एक आपकी क्या है? फेफड़े हैं, जो भी क्या है, एक सांस की फैक्ट्री है, एक भोजन की फैक्ट्री है। पेट यानी भोजन की फैक्ट्री और फेफड़े यानी सांस की फैक्ट्री। और हमारे शरीर की कोशिकाओं से हम क्या करते हैं? कर्मचारी। यानी इन्हीं फैक्ट्रियों में जो फेफड़ों की कोशिकाएं वो बोलते हैं वायु कोश, और जो पेट की कोशिकाएं उनको बोलते हैं पेट की कोशिकाएं, जो पाचन में मदद करती है और वो श्वास में मदद करती है। तो इनको हम कर्मचारियों से कंपेयर कर रहे हैं, और इन दोनों फेफड़ों और पेट को किससे कंपेयर कर रहे हैं? हम लोग एक फैक्ट्री से कंपेयर कर रहे हैं। अगर हम इस उपमा को थोड़ा और आगे लेके जाएं, और थोड़ा और आगे लेके जा रहे हैं, है ना, फैक्ट्रीज में कुछ होती है ना, फैक्ट्रीज में आपका ये क्या बनता है? मोबाइल फोन बनता है, फैक्ट्री में बनता है ना। फैक्ट्री में बन क्या है ना,
तो इसी के लिए अभी उपमा देने वाले हैं आगे जाके। अगर हम इस उपमा को थोड़ा और आगे लेके जाएं और लाएं बहुत ही महत्वपूर्ण कारक सहिष्णुता यानी स्वीकार्य भिन्नता फैक्ट्री के निर्माण प्रक्रियाओं में, इसको बोलते हैं टॉलरेंस, यानी स्वीकार्य भिन्नता यानी कितना मैक्सिमम वेरिएशन हो सकता है। देखो एक मोबाइल जब बनता है ना सैमसंग का या किसी भी का, तो आप ऐसे मॉडल के 100 मोबाइल के 1000 मोबाइल देखो, उसमें आपको कोई भिन्नता नहीं मिलेगी, सब के सब पीस क्या होंगे, इसको कहते हैं सहिष्णुता, है ना, यानी इसको कहते हैं स्वीकार्य भिन्नता, जिसको आप थोड़ा सा माइनर डिफरेंस जिसको स्वीकार की जा सकती है। लेकिन ज्यादा करके फैक्ट्रियों में ऐसा बनते हैं प्रोडक्ट जिसमें कोई भी भिन्नता नहीं, सब एक जैसे होती है, सब पीसेस एक मॉडल के सब पीस क्या हो जाएंगे, सेम। इसको बोलते हैं स्वीकार्य भिन्नता, जो कि बहुत कम होती है। हमें यह एहसास होता है कि वहां होती है बहुत सख्त सहिष्णुता, यानी बिल्कुल टॉलरेंस लेवल बहुत सख्त होती है कि नहीं थोड़ा भी डिफरेंस नहीं चलेगा, थोड़ा भी डिफरेंस हुआ ना उसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट पीस। यानी कोई मिलता है ना सस्ते में मिलता है पीस, यानी उसमें क्या था थोड़ा सा वेरिएशन हो गया था, इसलिए आपको क्या मिलता है वो सस्ते में वो बेच देते हैं, क्योंकि उसमें चलता नहीं है, थोड़ा सा भी डिफरेंस चलता नहीं है ना। सहिष्णुता फैक्ट्री की सभी प्रक्रियाओं में और एक निश्चित सहिष्णुता से परे जो कि बहुत सूक्ष्म होती है हम नहीं जा सकते, यानी थोड़ा सा भी डिफरेंस से ज्यादा हम लोग आगे नहीं जा सकते। मॉडल एक है ना, तो सब पीस वैसे के वैसे ही बनने चाहिए, उसमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए। कुछ मामलों में तो कोई सहिष्णुता होती ही नहीं है कि नहीं सब यानी सब सेम होना चाहिए। इसी तरीके से हमें भी स्थापित करने चाहिए कुछ उचित सहिष्णुता महत्वपूर्ण कार्यों के लिए, जैसे भोजन, श्वसन, नींद, सोच और सेक्स, जिसको कहते हैं EBSTS। तो जैसे हमारी ये फैक्ट्री बताई ना आपको कि पेट की फैक्ट्री है, फेफड़ों की फैक्ट्री है ना, उसमें कोई भी क्या होना चाहिए, थोड़ा सा भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी वेरिएशन नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से होना चाहिए। हमारे इधर खाने में क्या होता है, वही खाना 3 बार बनाओ तो तीनों बार क्या बनेगा, अलग स्वाद, है ना। एक ही गृहिणी घर की 3 बार खाना बनाए ना, एक ही सब्जी पालक की सब्जी बनाए तो तीनों बार में आपको कुछ ना कुछ क्या मिलेगा, उसमें डिफरेंस मिलेगा। लेकिन बड़े बड़े जाओ मैकडोनल्ड्स में जाओ, मैकडोनल्ड्स की आपकी जो मिलेगी ना रेसिपी, वो डिट्टो डेटो सेम है। उल्लासनगर का मैकडोनल्ड हो या अमेरिका का हो या किधर का भी हो, KFC किधर की भी हो, सबको आपको क्या मिलेगा, सेम, यानी उधर डिफरेंस अलाउड नहीं होता है। तो हम क्यों अलाउ करते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि हमें छोटे छोटे चीजों में जो दिखती है ये कि भोजन, श्वसन, नींद, सोच और सेक्स में हमें बहुत ही स्ट्रिक्ट होना चाहिए हमारे व्यवहार में, कि थोड़ा सा भी क्या होना चाहिए उसमें डिफरेंस नहीं। जो यहाँ पे बता रहे हैं उस रूल को फॉलो करना चाहिए। कौन सा, कि भाई भोजन आगे बताएंगे, भोजन दिन में क्या करना है, हमें 1 बार खाना चाहिए, वो भी 24 कोर खाना चाहिए। तो ये फिक्स रूल है। अगर आपको CCS तक जाना है तो इसको कोई भी आप रूल को तोड़ नहीं सकते हो, इसको रूल को तोड़ोगे तो आगे नहीं बढ़ सकते हो। श्वसन 3 टप पे लयबद्ध श्वसन के बारे में बात करेंगे, तो आपकी जो गति है अभी 18 से 20, वो जाके फाइनल होनी चाहिए 12 प्रति मिनट, और वो 12 ही रहनी चाहिए हमेशा के लिए। उसमें बोलते हैं कोई डिफरेंस नहीं, आप सोए पड़े हैं, खड़े हैं, जागरूक हैं, घूम रहे हैं, कहाँ पे, आपकी श्वसन की गति कितनी होनी चाहिए, उसमें कोई वेरिएशन अलाउड नहीं होना चाहिए। नींद बताया आपको, रात को 11 से लेकर सुबह 5 के बीच में इसी दौरान सोना है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं। सोच यानी ड्रिफ्ट वॉचिंग कर करके अपनी सोच को क्या करना है, हमको सुधारना है। जो नकारात्मक विचार आते हैं उसको क्या करना है, पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, वहां पे भी कुछ ढीलापन नहीं चलेगा। और सेक्स के बारे में बोलने की आवश्यकता क्या है कि जैसे जैसे उम्र आदमी की बढ़ती है वैसे वैसे आदमी भले ही विवाहिक हो, उसको बारंबारता, जो सेक्स में बारंबारता होती है, बार बार करने की इच्छा होती है, उसको धीरे धीरे हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से हम लोग ऊर्जा का क्या कर रहे हैं, नुकसान होता है। क्योंकि आपको बताया था सेक्स ऊर्जा का नुकसान ज्यादा नुकसानदायक है कंपेयर टू इमोशनल, कंपेयर टू इंटेलिजेंस, कंपेयर टू भौतिक ऊर्जा, यानी जो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उससे कहीं थकाने वाला होता है, इसलिए हमको उसके ऊपर भी विचार करना चाहिए। तो इसलिए इन 5 घटकों के ऊपर हमें क्या करना चाहिए, बहुत ही स्ट्रिक्ट होना चाहिए। हमारे जैसे फैक्ट्री के रूल्स होते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे स्ट्रिक्ट होना चाहिए, तब जाके हम लोग उस अवस्था तक पहुंच पाएंगे। हालांकि समय बीतने के साथ हमारी मानसिक सहिष्णुता एक सीमा से परे चली जाती है जो सुरक्षित नहीं होती। जैसे जैसे अगर हमने जवानी में ही ध्यान नहीं दिया ना, तो फिर आगे जाके अगर समय बीत गया तो इसके ऊपर कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि उम्र के साथ साथ हमारी निर्बलता और दुर्बलता, कमजोरी
बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ना, तब आप बढ़ती उम्र के साथ इसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे ना, तो नहीं। इसलिए हमें यंग एज में ही इसको अपनाना चाहिए। यानी यंग एज में अगर किसको मिले, यहाँ पे जो लोग अटेंड कर रहे हैं जिनकी उम्र 21 साल भी नहीं है, वो बहुत लकी हैं कि अगर वो चाहें तो ये सब रूल्स आप यंग एज से शुरू कर सकते हो, तो आगे जाके उसको पालन करने में क्या हो जाएगी, बहुत ही आसानी हो जाएगी। और जो संभव था जवानी में नियंत्रण करने को, अधेड़ अवस्था में ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और बुढ़ापे में वो असंभव हो जाता है। आज 72 80 ईयर्स के आदमी को बोलो अभी आप चेंज करो खाने की हैबिट्स, श्वसन की हैबिट्स, सेक्स की हैबिट्स, अरे कुछ नहीं कर सकता है। कि जो जवानी में नहीं कर पाया और मिडिल एज में नहीं किया, बुढ़ापे में तो बिल्कुल चीज़ें असंभव हो जाती है। जब तक बार बार विफलताओं के साथ हम स्वेच्छा से कोशिश करना भी छोड़, फिर हम क्या करते हैं, इतनी जब उम्र बढ़ जाती है और हम नई चीज़ को अपनाने की कोशिश करते हैं और उसमें हम जब विफल हो जाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, सोचते हैं हमको करना ही नहीं चाहिए। आई सेंटर बिल्कुल क्या कर देता है, हैंड ओवर करता है खुद को किसके प्रति, ई और एस के प्रति। इसलिए वो कुछ कोशिश फिर करता नहीं है। तो जो करना है आज करना है, अब करना है। उम्र गुजर जाएगी, फिर रोते बैठोगे, फिर सिर्फ समर्पण कर दोगे ई और एस के प्रति और कुछ हम कर नहीं पाएंगे। तो ये विचार गंभीरता से सोचने के लिए लें। डॉक्टर सैर जी बता रहे हैं इस चैप्टर के अंत में कि यम व नियम क्या होते हैं, क्या होते हैं यम व नियम, क्या मुक्त इच्छा का इस्तेमाल करना चाहिए छोटी सी बातों में और हमारे रोज के नियमित कार्यों में। यानी छोटी छोटी बातों के बारे में अभी बताया जो डॉक्टर सैर जी डिस्कस की। क्या हमें खाने के टाइम ये सारी बातों का विचार करना चाहिए, क्या हमें अपने श्वसन के बारे में इन सारी बातों का विचार करना चाहिए। वो ही है कि आपका यम नियम का अभ्यास। क्या हमारी मानसिक सहिष्णुता खतरे के बिंदु तक पहुंचती है, इसका क्या उपाय है। यानी जो मानसिक, जो फिजिकल बोला टॉलरेंस लेवल है ना, जो स्वीकार्य भिन्नता है वो कहीं खतरे के लेवल पे नहीं पहुंचती कि हम लोग बिल्कुल अलाउ कर देते हैं, कितना भी कैसे भी सांस लो, कैसे भी खाना खाओ। इसको कहते हैं स्वीकार्य भिन्नता, जो कि बहुत खतरे के लेवल पे चली गई। यानी लोग, आपको देखा होगा कि श्वसन के बारे में कभी ध्यान नहीं दिया और खाने के बारे में कभी ध्यान नहीं दिया, विचारों के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं, सेक्स के बारे में कभी सोचा ही नहीं, नींद तो जब चाहे उसे करते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या है, आपकी मानसिक सहिष्णुता है, जो स्वीकार्य सहिष्णुता है, यानी ये स्वीकार्य भिन्नता है, वो खतरे के बिंदु से क्या आ रही है, आगे बढ़ रही है। तो इसका उपाय क्या है, तो इसका उपाय क्या है, उपाय के लिए हमको क्या करेंगे, अभी 12वें चैप्टर में डॉक्टर सैर जी उपाय बताएंगे कैसे हम लोग सुधारात्मक तरीकों का इस्तेमाल करके इन खतरे के बिंदु तक जो जा रहे हैं चीज़ें, उनको हम रोक सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 12वें अध्याय में। बिकॉज हम लोग ब्रेक नहीं लेंगे आज, आप थोड़ा सा हम लोग शुरुआत करेंगे, बिकॉज 12वें अध्याय की शुरुआत कर लेंगे और फिर उसको बाकी का हिस्सा हम लोग अगले व्याख्यान में कवर करेंगे। तो इस प्रकार से हमें वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, दैनिक जीवन में सही तरीके क्या हैं, खास करके भोजन पोषण की आदतें और श्वसन के बारे में इस अध्याय में, यानी 12 अध्याय में हमें वो बताएंगे। इस अध्याय की शुरुआत बहुत अच्छी तरह से करते हैं। फिर से वही बता रहे हैं कि 3 तरीके जिससे बाहर के आवेग अंदर आते हैं। ध्यान से देखना, फिर से रिपीट कर रहे हैं, वही चीज फिर से रिपीट करेंगे। हमारे शरीर के सांकेतिक तरीके से और पहुंचते हैं हमारे मस्तिष्क में, वहां पे विसंकेतिक होने के लिए, यानी कोडेड इंपल्सेस 3 तरीके से आते हैं हमारे शरीर में और जाके डिकोड होते हैं। वो कहां से आते हैं, खाद्य व पेय, श्वसन, आवाज, स्पर्श, स्वाद, देखने और सूंघने की संवेदना, यानी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और श्वसन है और खाद्य व पेय है। इनके बीच में होती हैं 5 इंसानी शारीरिक इंद्रियां जिसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी ये माध्यम है, इंद्रियां ही माध्यम है जिससे बाहर से कोडेड इंपल्स आपके ब्रेन तक, यानी ग्रे मैटर तक पहुंचेंगे और वहां पे डिकोड होके वो क्या करेंगे, विचारों में कन्वर्ट होंगे। लेकिन उसका माध्यम कौन है, हमारी ये 5 इंद्रियां। क्योंकि खाना भी खाते हैं तो जीभ की इंद्रियों से, और नाक से सांस लेते तो नाक की सूंघने वाली इंद्री, यानी ये सूंघने का काम भी करती है और सांस भी अंदर इधर से जाता है। यहाँ पे जीभ टेस्ट भी देती है और खाने का भी अंदर लेके जाती है। यानी दोनों इंद्रियां, यानी भोजन जो खाते हैं इसी इंद्रिय से खाते हैं, सांस जो लेते हैं नाक की इंद्रिय, यानी 5 इंद्रियों के माध्यम से ही ये सारे आवेग अंदर पहुंचते हैं। हमारी सारी सोच उभरती है आने वाले सांकेतिक आवेगों और बाहर जाने वाले विसंकेतिक विचारों के खेल से। जो भी हमारी सोच है ना, वो जैसे ही कोडेड इंपल्स आया, उस कोडेड इंपल्स के प्रति हमारा विचार क्या निर्मित हुआ, यहीं से हमारी सोच शुरुआत हो जाती है। अब इसमें और 2 चीजें आती है, ये 3 चीजें तो है, लेकिन नींद व सेक्स हैं उप उत्पाद, यानी वो बाय प्रोडक्ट हैं। इन 3 चीजों के ही क्या है, वो बाय प्रोडक्ट है। कौन, इसलिए तो बोलते हैं EBSTS। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भोजन हो गया, श्वसन हो गया,
पंच ज्ञानेंद्रिय यानी सोच हो गई आपकी। अब बाकी बचे दो फैक्टर, वो हैं नींद और सेक्स, यानी स्लीप एंड सेक्स, एसएस, है ना। ई हो गया ईटिंग, बी हो गया ब्रीदिंग, टी हो गया थिंकिंग। पंच ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमारी सोच उभरती है। अब बाकी बचे नींद और सेक्स, यानी स्लीप एंड सेक्स। तो ये क्या है, ये बाय प्रोडक्ट हैं उन तीनों के। कैसे, इस कार्रवाई के और प्रतिक्रिया के, यानी जो ये क्रिया प्रतिक्रिया होती है, ये भाई तीन माध्यमों से कोडेड इंपल्स हमारे अंदर आते हैं, तो उससे जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है उसी से दो बाय प्रोडक्ट निकलते हैं, जो उप उत्पाद निकलते हैं, जिसको कहते हैं नींद और सेक्स। और जब यह प्रतिक्रिया, जो क्रिया होती है, यानी जो कोडेड इंपल्स आते हैं उसके प्रति हम कुछ प्रतिक्रिया करते हैं, यह प्रतिक्रिया पहुंचती है कुछ बाढ़ की स्थिति में। आपने देखा होगा जब समुद्र में जाओ तो कुछ हाई टाइड होती है और लो टाइड होती है ना, ज्वार और भाटा, उसको क्या कहते हैं, ज्वार यानी हाई टाइड और भाटा यानी लो टाइड। तो जब हमारी प्रतिक्रिया ऊपर बहुत हाई पहुंच जाती है, हाई टाइड पे पहुंच जाती है, ज्वार के लेवल पे पहुंच जाती है, तो होती है कार्रवाई क्या, हम लोग संभोग में उतर जाते हैं, यानी सेक्स में उतर जाते हैं। और जब ये पहुंचती है उतार यानी भाटे के लेवल पे आ जाती है, तो हम लोग क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं और हम लोग नींद में चले जाते हैं। यानी जो क्रिया प्रतिक्रियाओं में जब हाईएस्ट लेवल पे पहुंचते हैं तो संभोग में उतर जाते हैं, और जब लोएस्ट लेवल पे आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, हम नींद में चले जाते हैं। तो ये दो बाय प्रोडक्ट हैं इन तीनों के क्रिया प्रतिक्रियाओं के फाइनल अवस्था में। हमारा अभ्यास इसलिए पहले चरण में होना चाहिए इन तीन घटकों के आसपास, यानी खाद्य व्यपेय, श्वसन और ये पांचों इंद्रियों के माध्यम से जो हमारे को कोडेड इंपल्स मिलते हैं, पंच ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। अब हम पहला घटक देखते हैं, खाद्य व्यपेय। शुरुआत करेंगे, बाकी हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगले व्याख्यान में। शुरुआत के लिए किसी भी बात की सनक न हो खाने और पीने के बारे में पहले से ही बता दें कि जो दिमाग में सनक होती है ना, जैसे हमको नींद के बारे में बताया था, स्टार्टिंग में ही बताया था कि कुछ लोगों के मन में सनक होती है कि 8 घंटे की नींद करना अनिवार्य है। डॉक्टर लोग कहते हैं कि 8 घंटे सोना ही चाहिए अगर आपको शरीर का स्वास्थ्य और मन का स्वास्थ्य बना के रखना है ना। तो ये सनक दिमाग में हमारे बैठ गई है कि 8 घंटा सोना क्या है कंपलसरी, जो कि डॉक्टर सैर जी उसको बिल्कुल नकाल देते हैं और कहते हैं कि 6 घंटा भी आपके लिए काफ़ी है, लेकिन वो 6 घंटे प्रॉपर होने चाहिए, प्रॉपर समय पे होने चाहिए। और प्रॉपर समय पे नहीं सोए तो 18 घंटे भी आपको क्या करेंगे, कम करेंगे। इस प्रकार से उन्होंने बताया। तो इसी प्रकार से यहाँ बता रहे हैं कि कोई भी बात की सनक दिमाग में न रखें खाने और पीने के बारे में, कि क्या शाकाहार भोजन ज़्यादा अच्छा हो सकता है मांसाहार से या उल्टा, कि शाकाहार ज़्यादा अच्छा है मांसाहार से, या कुछ लोग सोचते हैं कि मांसाहार ज़्यादा अच्छा है क्या शाकाहार से। इस सनक को क्लियरली डॉक्टर सैर जी बोलते हैं, नकार देते हैं कि भाई आप शाकाहार खा रहे हो मांसाहार खा रहे हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आप वो सीसीएस तक पहुंचोगे या ना पहुंचोगे। क्योंकि फर्क किससे पड़ता है वो यहां बता दें, क्योंकि फर्क इससे नहीं पड़ता कि हम कौन सा खाना खाते हैं, बल्कि हम कैसे खाते हैं और किस अंदाज से खाते हैं, उससे फर्क पड़ता है। अभी जो बताया छोटी छोटी बातें, खड़ा रह के खाते हो, बैठ के खाते हो, खाने के टाइम बरबर कर रहे हो, शांत हो कि नहीं हो, कि कुछ अलग अलग प्रकार के विचार आपके मन में आ रहे हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मांसाहार खाओ और फिर भी शांति से खाओ तो बेहतर है, शाकाहार खाओ और उपद्रव मचा के खाओ, झगड़े फसाद कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, मोबाइल पे कुछ उल्टे सुलटे न्यूज़ देख रहे हो, उससे कुछ फायदा नहीं पड़ेगा। बिकॉज वो उसी प्रकार की वासनाएं से आपके अंदर निर्माण करे, उसी प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण आपके अंदर होगा। जैसे आप जिस मूड में होगे, जिस मूड में आप खा रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए नहीं तो लोग बोलते हैं नरक में जाएगा, नरक में ये मांसाहार खाएंगे ना तो नरक में चले जाओगे, कभी तुम्हारा छुटकारा नहीं होगा, फिर आना पड़ेगा भोगने को। तो इस प्रकार जो सेंटेंस बोलते हैं ना, उसको बिल्कुल डॉक्टर सैर जी नकार देते हैं कि मांसाहार वाले नरक। इसका मतलब ये भी नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो मांसाहार नहीं खा रहे हैं वो कल से मांसाहार खाना शुरू करो, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर खाते हो तो खुद को गिल्टी मत फील करो कि हमारे लिए कोई मार्ग नहीं, जैसे कि हमको गिल्टी फील कराया जाता है। बहुत सारे संत महात्मा हमको बोलेंगे कि मांसाहार खा रहे हो नहीं, तुम्हारा जन्म का छुटकारा गया, ये जन्म तो तुमने बर्बाद कर ही दिया। तो वो नहीं है, मांसाहार खा रहे हो लेकिन शांत नमूने से। इसलिए देखो ना कितने फॉरेनर्स हैं जो मांसाहार खाने के बाद भी कितनी अच्छी सोच होती है उनकी, और कितने इंडियंस हैं जो कि शाकाहार खाते हैं सालों से, लेकिन उनकी सोच देखो तो बिल्कुल आप आराम से महसूस कर पाओगे कि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है किस प्रकार से आपकी मन की स्थिति क्या है जब आप खाना खा रहे हो। अपने हृदय को मारे नहीं,
ज्यादा खाकर वह पीकर। ये मास्टर्स कहते हैं, मास्टर्स यानी जो गुरु, जिन्होंने डॉक्टर सैयद जी को ये ज्ञान दिया है, वो कह रहे हैं कि मास्टर्स क्या कर रहे हैं कि ज्यादा खाके अपने हृदय को मारो नहीं। ज्यादा खाके यानी ज्यादा, देखो कोई भी हृदय रोग से आदमी तभी मरता है जब ज्यादा खाता है ना। वो हृदय रोग का प्रमुख कारण ही है ओवर ईटिंग। ज्यादा खाओगे, चर्बी की मात्रा बढ़ी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, नसों को ब्लॉक करेगा और हृदय रोग होगा, हार्ट अटैक होगा, फिर आपको बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी करानी ही पड़ेगी। तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, ज्यादा खाना, और वैसे भी जितना ज्यादा खाओगे उतनी ज्यादा विचार, क्योंकि आपको हर एक निवाले के साथ आप कोडेड इंपल्स ले रहे हो जो आपके अंदर जाके क्या कर रहे हैं, विचार की प्रोडक्शन कर रहे हैं। और वो गलत तरीके से खाओगे और बिल्कुल गुस्से में खाओगे तो और गलत विचार आपके निर्मित होंगे। खाना सादा होना चाहिए और कभी भी ज्यादा स्वादिष्ट न हो। तो स्वाद के चक्कर में मत पड़ो। यानी उसका मतलब है, डायरेक्टली बता रहे हैं कि फल फूल सब्जियां, उबली हुई सब्जियां ज्यादा स्वादिष्ट यानी तले हुए, तो इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि तले हुए पदार्थ न खाओ, ज्यादा स्वादिष्ट न खाओ, सादा खाओ। और एक बार खाना बेहतर है ज्यादा बार खाने से। यानी क्लियरली पहले ही सेंटेंस बता रहे हैं कि आपको धीरे धीरे आपके खाने को 3 बार में से क्या करना पड़ेगा, 1 बार पे उसको लाना है। वो कैसे लाना है उसके पूरा तंत्र बताया, एक एक चीज बताएंगे। ऐसे नहीं कि मजेदार में यानी बीच समंदर में छोड़ देंगे हमको, नहीं। एक भूखे शेर की तरह खाने की शुरुआत में टूट न पड़े। नहीं तो हम लोग कभी बहुत भूख लगी, अरे बहुत भूख लगी, जल्दी जल्दी खाओ चलो, है ना। तो बहुत ही, जैसे भूखा शेर कैसे होता है, एकदम झपट पड़ता है अपने प्राणी के ऊपर, तो भूखे शेर की जैसा खाने की शुरुआत न करें। ऑन द कॉन्ट्री क्या करें, लेकिन आभार के साथ शुरू करें कि हमें ये मौका मिला है इंसान के रूप में जीने का, प्रारंभिक प्रयास के रूप में आगे के ज्यादा प्रगत जीवन के लिए। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, भगवान ने हमको क्या बनाया है, इंसान की योनि में जन्म दिया है, जिसके वजह से हम क्या कर सकते हैं, प्रगति कर सकते हैं। आज कुत्ते बिल्ले घोड़े हाथी, इनके पास, बेचारों के पास सामान्य चेतना है, और भगवान ने हमको क्या दिए, आत्म चेतना का एक बहुत ही वरदान दिया है, और उसके ऊपर आगे क्या, ब्रह्मांडीय चेतना को हम हासिल कर सकते हैं। यानी हमें प्रगति करने का पूरा मौका दिया गया है, जो कि अन्य लोगों को नहीं दिया गया। इसलिए इंसानी योनि में हम पैदा हुए हैं, इसके लिए हमको शुक्रगुजार होना चाहिए जब भी हम खाना खा रहे हैं, न कि शेर की जैसा झपट पड़े। जैसे कि नींद के लिए हमें घटाना चाहिए हमारे खाने की मात्रा को तथा उसकी बारंबारता को। जैसे नींद में बताया था ना कि अगर आपके नींद के घंटे बिल्कुल गलत तरीके से आप सोते हो तो उसको धीरे धीरे क्या करो, कम करो, और जाके उसको लाओ कितने के बीच में, 11 और 5 के बीच में। इसी तरह से खाना अगर आप 3-4 बार खा रहे हो ना, तो उसके खाने को बारंबारता यानी बार बार जो खा रहे हो उसको भी कम करना चाहिए, और खाने की जो मात्रा है उसको भी क्या करना चाहिए, हमें कम करना चाहिए, और बहुत ही धीमी अवस्थाओं से बनानी चाहिए नई आदतें खाने की। गाय में कुछ ना करें, बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं कि आज ये चैप्टर पढ़ लिया, आज चैप्टर पढ़ लिया ना, कल तो मैं बिल्कुल इसको लागू करूंगा ही, तो ऐसा कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं करना। गाय में कुछ ना करो, उसको समय दो। इसलिए मैं कहता हूं तुमको, अपनी जिंदगी के बारे में चिंताशील न हो, क्या तुम्हें खाना चाहिए, है ना, न कि तुम्हारे शरीर के बारे में क्या तुम्हें पहनना चाहिए। ये बड़ा कोई सेंटेंस से कोट कर रहे हैं कि क्या तुम्हें खाना चाहिए और क्या तुम्हें पहनना चाहिए, इसके बारे में ज़्यादा चिंताशील न हो। क्या ये जिंदगी मांस से अधिक नहीं है, और ये शरीर पोशाक से अधिक। यानी ये शरीर जो है ना आपका, खाली पोशाक नहीं है, उससे कहीं अधिक है, और जिंदगी आपका मांस का टुकड़ा नहीं है, उससे कहीं अधिक उसकी वैल्यू है, उसको समझो। आगे बता रहे हैं, जिन व्यक्तियों की उम्र 21 वर्षों से ज्यादा होती है उनके शरीर की वृद्धि पूरी हो जाती है। आपकी जैसे ही उम्र 21 साल से ऊपर है ना, यानी आपकी शारीरिक वृद्धि, बोलते हैं ना, हाइट लेडीज में 16 साल, जेंट्स में 18 साल के बाद बढ़ती नहीं है, यानी शरीर की वृद्धि रुक गई, बस इसके बाद नहीं बढ़ेगी। इसके बाद क्या होता है, खाने की जरूरत 21 साल तक पड़ती है अच्छी तरह से, क्योंकि आपके शरीर की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। उसके ग्रोथ के लिए खाना, बार बार खाना आवश्यक होता है, लेकिन भोजन फिर जरूरत करता है पूरी शरीर के खराब हो चुके उत्तकों यानी टिश्यूज को बदलने के लिए। लेकिन 21 साल के बाद आपकी ग्रोथ नहीं होती है, सिर्फ आपकी रिपेयरिंग होती है। जो भी टिश्यूज आपके डैमेज हो गए हैं, जो खराब हो गए, उसको रिपेयर करने में कौन मदद करेगा, आपका खाना मदद करता है। इसलिए हम सिफारिश नहीं करते हैं इस प्रकार की जिंदगी उनको जिन्होंने अभी तक 21 साल पूरे
नहीं किए। जिन्होंने 21 साल पूरे नहीं किए ना, वो भले इसको ना अपनाएं, वो सिफारिश नहीं कर रहे। क्यों? अगर वो इसे अपनाना चाहते हो तो उनका स्वागत है उसे करने को, क्योंकि इससे कुछ नुकसान नहीं होगा। वो बोल रहे हैं कि 21 साल तक भले आप ना अपनाओ ये खाने की प्रणाली तो चल जाएगा, लेकिन फिर भी अगर कोई कहता है कि मैं ये किताब पढ़ चुका हूं, मैं 18 साल का हूं और फिर भी मुझे अपनानी है, तो अपनाओ, कुछ नुकसान। यानी हमारे यहाँ पे कुछ हैं कैंडिडेट जो 21 से कम है, अगर वो भी अपनाना चाहें तो वो अपना सकते हैं, इससे कुछ उनका नुकसान होने वाला नहीं। हमारा कारण सिफारिश न करने का कि ये जीवन की, ये क्यों बता रहे हैं कि 21 साल से कम को हम क्यों नहीं सिफारिश करते हैं, कि जीवन में गंभीरता इतनी छोटी उम्र में नहीं लानी चाहिए जब तक सहज ही वो उमड़ती नहीं इंसान के अंदर से। तो 21 के बाद बोलते हैं ना, आदमी एडल्ट हो गया, अब इंसान थोड़ा मैच्योर हो गया, तो अपने आप जब आपके अंदर से ये सहजता से उभर के आए कि मुझे ये खाने की परहेज करनी है, तब तक जवानी में क्यों हम आपको जबरदस्ती लोड करें कि आप इस प्रकार के नियम फॉलो करो। इसलिए कहते हैं कि जो 21 साल से ज़्यादा हैं वो तो आराम से फॉलो कर सकते हैं, जो 21 साल से कम है उसको हम ये कहते नहीं हैं कि ये फॉलो करें। अब इसके आगे बहुत सारी बातें दी हैं जो हम लोग क्या करेंगे, अभी अगले व्याख्यान में कवर करेंगे। यहाँ पे हम लोग रुकेंगे। हरि ओम।